हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जल संसाधन के संदर्भ में भारतीय संविधान क्या कहता है उस पर विशेष रूप से बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने एक वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने जल संसाधन को भारत के संदर्भ में विस्तार से देखा है। आई होप कि आपने वह वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन पर संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर बड़ी बारीकी से आपको अध्ययन करना होगा, बड़ी तीक्ष्ण निगाह से इसको देखना होगा, अन्यथा गलत होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आइए पहले एक एक करके हम इसको देखने वाले हैं दोस्तों। तो इस पे हम क्या देख रहे हैं? पहले तो हम देख रहे हैं जल संसाधन और उसके बाद देख रहे हैं संवैधानिक प्रावधान। तो पहले हम समझ लेते हैं जल संसाधन क्या है। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार से बताया था, लेकिन इसमें चूंकि बहुत सी बातें हैं जो कंफ्यूजन पैदा हो गई, तो उस पर मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। तो जल संसाधन में हमने क्या देखा है कि जल को जब हम संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जल का हम अपने किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं, तो वह संसाधन हो गया है, जल संसाधन हो गया है। तो भारत में जल संसाधन की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है या कहाँ कहाँ से होती है, पहले उसको हम देख लेते हैं। भारत में जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? खासकर जैसे हम जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, पहले तो हम भौम जल लेते हैं, ठीक है। जो जमीन के अंदर इस सतह से नीचे जो जल मौजूद है प्राकृतिक रूप में, उसको जब हम किसी भी तरह से, चाहे वो पंप सेट हो, ट्यूबवेल हो, बोरिंग हो, कुछ भी हो, उसके द्वारा जब हम जल ऊपर लाते हैं तो उसको भौम जल कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? सतही जल, मतलब इस सतह पर जो जल उपलब्ध है उसको हम सतही जल के नाम से जानते हैं। उसमें आप नदी, तालाब, झील, झरना, पोखर, जो भी नाम दे दीजिए वो आता है। तीसरा क्या आ जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय जल। इस जमीन से ऊपर वायुमंडल में जो जल उपलब्ध है उसको हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। अब आप कहेंगे उस जल की प्राप्ति कैसे होती है? तो हम आप जानते हैं वायुमंडलीय जल की प्राप्ति हम वर्षा के द्वारा करते हैं। बस इसमें इतना ही जानना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, सॉरी चौथा क्या है, वो महासागरीय जल है। महासागरीय जल। तो इस तरह भारत में जल संसाधन के स्रोत के रूप में ये मुख्यतः 4 टॉपिक उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। तो अब हो गया जल संसाधन क्लियर हो गया। हाँ, और हम इसमें क्या समझने वाले हैं कि उस जल संसाधन पर हमारा संविधान क्या कहता है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गौर से देखिए। तो हमारे भारतीय संविधान में जो अधिकार क्षेत्र बांटा गया है वो मुख्यतः 3 क्षेत्र में बांटा गया है। और हम जानते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यही तो है 3 सूची। तो पहले तो हमको यह जानना है कि इस जल को संविधान के जो सूची है किस सूची में डाला गया है। तो जान लीजिए जल संसाधन को जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में रखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इन सूची पर विस्तार से हम जब पॉलिटी वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक मोटे मोटे अर्थों में देख लेंगे कि संघ सूची पर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसको है? संघ सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का पूरा अधिकार सम शब्द जुड़ा हुआ है, वो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के दायरे में आता है। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र और राज्य दोनों सरकार को दिया गया है। तो यहाँ मैं इसलिए इतना क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं जल संसाधन को क्लियर कर पा रहा हूँ। संवैधानिक प्रावधान के तहत हमको देखना है, ठीक है। समवर्ती सूची में तो आ गया
भारतीय संविधान के मुख्यतः दो ऐसे अनुच्छेद है जिस पर जल संसाधन को लेकर बात की गई है। अब उस दो अनुच्छेद को पहले हम देख लेते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद की चर्चा की गई है। पहला अनुच्छेद है 246 और दूसरा अनुच्छेद है 262। ये दोनों याद रहेगा। पूछ देगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, पहली बात तो जल संसाधन क्लियर हो गया कि किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में। अब पूछ देगा कि भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद में जल संसाधन की चर्चा है, तो वो हो जाएगा दो अनुच्छेद में। कौन कौन सा? अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 262। ये दोनों याद हो गया। दो अनुच्छेद में 246 और दूसरा क्या है 262। एक दो बार रिपीट जब आप करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। आई होप आपको ये तीन टॉपिक आराम से याद हो गया। फिर से रिपीट कर देते हैं कि जल संसाधन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत दो अनुच्छेद में जल संसाधन की चर्चा है। पहला 246 और दूसरा 262। यहां तक हो गया। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 246 को हम दो तरह से देखते हैं। पहले तो हम क्या देख रहे हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत मुख्यतः हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 246 को भी हम दो पार्ट में बांटकर देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 246 को हम दो पार्ट में बांटकर देखते हैं, जिसको हम सूची एक और दूसरा देखते हैं सूची 2, ठीक है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, फिर से रिपीट कर लीजिए, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत दो सूची आता है जिसको सूची 1 और सूची 2 नाम दिया गया है। सूची 1 जो चर्चा की गई संविधान में, वह जो है प्रविष्टि जो है सूची 1 की प्रविष्टि जो है 56 में आता है और दूसरा जो सूची है वह प्रविष्टि 17 में इसकी चर्चा आता है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके फिर भी हम क्लियर कर देते हैं। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत दो सूची आता है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 के अंतर्गत जो प्रविष्टि 56 है, कितना जान लीजिए। जैसे अनुच्छेद के अंतर्गत उप अनुच्छेद है, उप अनुच्छेद के अंतर्गत भी कई पार्ट आते हैं, उसी तरह हमने बांटा। एक तो अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद के अंतर्गत ये सूची आता है, सूची के अंतर्गत भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसमें प्रविष्टि 56 और दूसरा जो है प्रविष्टि 17 आता है। अब हम देखने वाले हैं कि सूची 1 जो है किसके अंतर्गत आता है या किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। सूची 1 जो है वह आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और ये प्रविष्टि 17 या सूची सेकंड जो है वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, ठीक है। पहले क्या हम जानते हैं कि जल संसाधन समवर्ती सूची में आता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर समान रूप से अधिकार है। तो ये जो कानून बनाने का अधिकार है वो मुख्यतः अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो इधर कुछ और बातें, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आ रहा है। तो केंद्र सरकार के लिए 246 के अंतर्गत सूची 1 बनाया गया है, वहीं राज्य सरकार के लिए सूची 2 बनाया गया है। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार को जो अधिकार दिया गया है जल संसाधन के संदर्भ में, वो प्रविष्टि कितने में आता है? तो सूची 1 के प्रविष्टि 56 में आता है। वहीं राज्य सरकार के लिए जो अधिकार क्षेत्र दिया गया है वह 246 के सूची सेकंड के प्रविष्टि 17 में आता है। अब आप केंद्र सरकार या केंद्र सूची यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे राज्य सरकार या राज्य सूची बोल सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रविष्टि 56 के तहत केंद्र सरकार कानून बनाती है
और प्रविष्टि 17 के तहत राज्य सरकार कानून बनाती है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जल संसाधन के संदर्भ में ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का लॉजिक क्या है, तो ये समझ लीजिए। हमारे यहाँ जो है कि जल संसाधन का प्रमुख स्रोत या मुख्य रूप से स्रोत क्या है कि पूरे भारत में जो है एक तरह से कहें कि नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो कई बार होता क्या है कि एक नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह कई राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आप गंगा नदी को ही लीजिए, उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है। वहीं जो है जब आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं वह जो है अरुणाचल प्रदेश, असम जो है इस तरह होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस तरह आप देख रहे हैं कि अंतरराज्यीय नदियां हैं। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे काम ये होता है कि जो अंतरराज्यीय नदियां हैं उस पर यह कानून बनाती है। केंद्र सरकार को संविधान ने जो अधिकार दे रखा है या फिर संसद कानून के द्वारा या संसद अपने अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार को जो जितना अधिकार देती है उस पर यह कानून बनाती है। क्लियर समझ लिए कि अंतरराज्यीय नदियों पर, ठीक है, केंद्र सरकार क्या बनाती है, अंतरराज्यीय नदियों पर इनका कानून बनता है। कई बार होता है जैसे अंतरराज्यीय नदियों पर बन गया, कई बार होता है कि जब आप बांध बना रहे होते हैं उससे जब आप जल निकालते हैं सिंचाई के लिए या जिस भी रूप के लिए जब आप पनबिजली का उत्पादन करते हैं तो वो भी अंतरराज्यीय जो है कि क्षेत्र में आ जाता है। तो उसके लिए भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार के जब दो या अधिक राज्यों के बीच का मुद्दा होता है तो उस पर कानून बनाती है। वहीं राज्य सरकार क्या करती है, प्रविष्टि 17 के तहत या सूची 2 के तहत अपने राज्य क्षेत्र में जो उसके नदी या जो भी संसाधन है जल का, नदी, तालाब, झील, झरना इत्यादि जो भी आप बोल सकते हैं, बांध बोल सकते हैं, या उसके अधिकार क्षेत्र में जो नदी या फिर पानी का जो एरिया आता है उस पर यह कानून बनाती है। ठीक है। अब उसके एक राज्य के अंतर्गत भी तो कई सारे जिले आते हैं, तो उनमें भी तो समस्या हो सकती है, उनमें भी तो मनमुटाव हो सकता है। जब राज्यों के बीच हो सकता है तो राज्य के अंतर्गत जिला में भी तो समस्या हो सकती है। ठीक है। तो राज्य सरकार अपने क्षेत्र में आने वाले जल संसाधन पर कानून बनाती है। तो केंद्र सरकार, क्लियर हो गया, केंद्र सरकार अंतरराज्यीय जल संसाधन पर कानून बनाती है और वही राज्य सरकार अपने राज्याधीन आने वाले जल संसाधन पर कानून बनाती है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अनुसूची 262 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 262 में क्या है, इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आता है जल विवाद को लेकर, ये जल विवाद को लेकर 262 आता है। अब आप कह सकते हैं जल विवाद कैसे उत्पन्न होता है। जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल विवाद होता है तो वो आ जाता है अनुच्छेद 262 के तहत। और हम आप क्या जान रहे हैं कि यह जल संसाधन जो है समवर्ती सूची में आ रहा है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जल विवाद किसके किसके बीच हो रहा है। पहले ये देखना है, राज्य के अंतर्गत अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो कौन बनाएगा, राज्य सरकार बना रहा है। और जब दो राज्यों के बीच जब विवाद उत्पन्न होता है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और हम आप जानते हैं कि जब केंद्र सरकार सेम चीज पर, यानी जिस चीज पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है, अगर उसी समस्या पर या उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून गैर कानूनी हो जाएगा। तो इस पर मुख्य रूप से क्या हो गया, 262 में क्या हो गया, अंतरराज्यीय जल विवाद इसके दायरे में आता है। इस तरह आई होप कि आपको जल संसाधन पर जो हमारा संविधान क्या कहता है उस पर हमने इस पर विस्तार से बात किया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जल संसाधन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिस पर जो है कि जल संसाधन पर चर्चा की गई है। एक आता है अनुच्छेद
46 और दूसरा आता है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 46 को दो भागों में बांटा गया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 केंद्र सरकार के अधीन आता है, सूची 2 राज्य सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार जिसके तहत या जिस प्रविष्टि के तहत कानून बनाती है वो प्रविष्टि 56 है, और राज्य सरकार जिस प्रविष्टि के तहत कानून बनाती है वो प्रविष्टि 17 है। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है 17 और 56 में, तो याद रखिए यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं आप। वो क्या अपना सकते हैं, एक है 56 और दूसरा क्या है 17। तो बड़ा 56 है कि बड़ा 17 है, तो हम जानेंगे, कह सकते हैं कि बड़ा 56 है और छोटा 17 है। तो राज्य छोटा है और कई राज्यों के मिलने से जो है कि भारत का निर्माण हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा हिस्सा है वो भारत के हिस्से में आएगा, तो वही हो गया। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। और छोटा हिस्सा वो राज्य के दायरे में आता है या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये भी मैं बताऊंगा। और अनुच्छेद 262 क्या हमें कहती है, अंतरराज्यीय जल विवाद से रिलेटेड यह आता है। आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो। अब आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है या वीडियो कैसा लगा, आपको इससे कितना फायदा हुआ, और आप कोई और सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए।